दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का भौतिक विभाजन। तो मैप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राजनीतिक मैप या फिर पॉलिटिकल मैप, और दूसरा होता है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप वो मैप होता है जो कुदरत के द्वारा बनाया गया, नेचर के द्वारा बनाया गया। जैसे कि भारत में स्थित सारे हिमालय के माउंटेन रेंजेस या पहाड़ों के रेंजेस या नदियाँ, ये सभी नेचुरल है। तो इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो आता है फिजियोग्राफिक स्टडीज़ में। जबकि पॉलिटिकल स्टडीज़ में हम देखते हैं कि जो इंसानों के द्वारा बनाया गया या फिर आर्टिफिशियल मैप है इंडिया का, तो इसमें आ जाता है इंसानों के द्वारा बनाई गई स्टेट्स की बाउंड्रीज़। जैसे कि छत्तीसगढ़ की पॉलिटिकल बाउंड्री कितने राज्यों के साथ ये टच करती है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, फिर छत्तीसगढ़ के सारे हेड क्वार्टर, इंपॉर्टेंट ऑफिस ये कहाँ मौजूद है, ये सब पढ़ते हैं हम फिजिकल। तो आइए पढ़ते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो बेसिकली हमने आज देखा था कि भारत फिजियोग्राफिक तरीके से 6 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ। तो इसको हिमालय भी बोला जा सकता है, क्योंकि जो नॉर्थ उत्तरी भारत की जो पहाड़ी इलाका है वो आ जाता है इसका पहला पार्ट। तो इसमें मोस्टली आता है हिमालय के माउंटेन रेंजेस। फिर हम दूसरा देखेंगे ग्रेट नॉर्थ प्लेन, ये होता है उत्तरी मैदान। और फिर तीसरा आता है ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ये शुरू होता है विंध्या, यहाँ विंध्या माउंटेन रेंज है। विंध्या के नीचे से गुजरती है नर्मदा नदी। विंध्या के नीचे जो भी एरिया आता है पेनिनसुला का, वो आ जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो ये एक पठारी इलाका है पूरा। फिर हम देखेंगे कोस्टल प्लेन। कोस्टल मतलब कि तटीय इलाका। तो भारत का जो तटीय इलाका है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये पश्चिम तट है और ये है पूर्वी तट। अब इसके बाद हम पांचवा देखते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये होता है भारत का मरुस्थल इलाका। तो थार डिज़र्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये बेसिकली कुछ राज्यों में मौजूद है, जैसे गुजरात, राजस्थान। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट भी इसका पार्ट है। फिर ऊपर में दिल्ली, हरियाणा तक इसकी बाउंड्री छूती है। इसके अलावा पंजाब का भी कुछ एरिया इसके अंतर्गत आता है। फिर हम देखेंगे आइलैंड ग्रुप्स, जिसमें मुख्य तौर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप आइलैंड इस एरिया में मौजूद है भारत के। फिर इसके अलावा इंडिया के कुछ और छोटे छोटे आइलैंड भी है मौजूद है। इसका एक बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है श्री हरिकोटा आइलैंड, जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। श्री हरिकोटा आइलैंड को हम बोलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये इसरो, अर्थात इसरो जो इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मुख्य ऑफिस है। यहाँ से हम बहुत से रॉकेट लॉन्च करते हैं, बहुत से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं श्री हरिकोटा आइलैंड से। अब हम इन सभी 6 डिवीज़न को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहला हमने देखा था ग्रेट माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ। तो इसमें बेसिकली मुख्य तौर पे आता है हिमालय। अब जो ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ है ये खुद 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वो है जो हिमालय के पहाड़ों के उस पार है। तो इसमें बेसिकली आ जाता है लद्दाख। लद्दाख एक प्लेट्यू का इलाका है। फिर तिब्बत हो गया। तिब्बत दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। फिर भूटान है। तो ये सब आता है ट्रांस हिमालय रीजन में। फिर दूसरा पार्ट है ग्रेटर हिमालय, जो ट्रांस हिमालय के थोड़ा नीचे होता है। तो ग्रेटर हिमालय भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारत के सभी मुख्य मेन पॉइंट्स, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, ये भी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। फिर और भी बड़े बड़े प्रमुख माउंटेन रेंजेस है जो इस ग्रेटर हिमालय में मौजूद है। फिर ग्रेटर हिमालय के नीचे आ जाता है लेसर हिमालय। तो आपने सुना होगा कंचनजंगा पर्वत। इसके अलावा हिमाचल, लेसर हिमालय को हम हिमाचल भी बोलते। तो इसमें बहुत से हमारे जो प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कि मसूरी हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया, ये सभी पार्ट आते हैं लेसर हिमालय के। फिर सबसे नीचे आता है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय इस पहले भाग जो कि है ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ, इसका ये सबसे आउटर डिवीज़न है। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट जो कि है ग्रेट नॉर्थ प्लेन। तो आपने जो इंडिया का रिवर स्ट्रक्चर देखा था नॉर्थ का, उसमें बेसिकली एक गंगा रिवर सिस्टम था, एक वहाँ से ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर सिस्टम। अब ये सभी का ओरिजिन तो होता है माउंटेन्स में, लेकिन जब ये नदियाँ नीचे की तरफ फ्लो होती है तो ये पूरे रास्ते को एक प्लेन की तरह बना देती है, एक ज़मीनी एरिया की तरह। ये जितना भी पानी नदियाँ का जो फ्लो होता है, ये पूरे एरिया को के पत्थरों को काट काट के इसे एक मैदानी रूप दे चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर एक बड़ा सा नॉर्दर्न प्लेन बन चुका है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं भारत के राज्य, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पे और भी जो राज्य हैं, ये सभी पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो बेसिकली यहाँ से गंगा नदी फ्लो होती है, यमुना नदी, और भी बहुत सी नदियाँ फ्लो होती है। अब आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भी इसका पार्ट आता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में हम देख सकते हैं चंबल भी इसका पार्ट आता है। गुजरात में आपने देखा गुजरात का मरुस्थल है, और राजस्थान और पंजाब
तक ये टच करता है। अब हम देखेंगे पेनिनसुला। तो हमने जैसे शुरू में बताया था कि विंध्या 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 की जो पर्वत श्रृंखला है उसके नीचे का जितना भी प्लेट्यू का इलाका है वो पूरा आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये लगभग ये नीचे पूरा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तक जाता है, अर्थात पूरे कोस्टल एरिया को छोड़ के जितना भी एरिया ये बेसिकली पूरा अंतर्गत आता है प्लेट्यू के। अब हम देखते हैं कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत से इंपॉर्टेंट भारत के खनिज मौजूद है, जैसे कि है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड में मौजूद है, फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू मध्य प्रदेश में आता है जो, फिर यहाँ डेक्कन प्लेट्यू है आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा है, और यहाँ कर्नाटक प्लेट्यू मौजूद है। तो ये सभी प्लेट्यू बहुत ही मिनरल खनिज के रूप के तौर पे देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच है। यहाँ बहुत से खनिज पदार्थ मिल सकते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ का ये एग्जांपल देख ले तो यहाँ पर हमें मिलेगा बस्तर प्लेट्यू। बस्तर का जो प्लेट्यू ये प्रसिद्ध है अपने आयरन ओर्स के लिए। यहाँ से आयरन भारी मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर टीन भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसी तरीके से छोटा नागपुर प्लेट्यू फेमस है अपने कोयले के लिए, अपने आयरन ओर्स के लिए। फिर ये अपना बालाघाट प्लेट्यू जो है वो यहाँ पर हीरे का प्रोडक्शन होता है। फिर इसके अलावा और भी बहुत से मिनरल बालाघाट में मौजूद है। फिर डेक्कन प्लेट्यू भी फेमस है अपने माइनिंग्स के लिए, और रायलसीमा प्लेट्यू जो आता है आंध्र प्रदेश में ये भी फेमस है बहुत से अन्य मिनरल्स के लिए। फिर हम देखेंगे इंडिया का कोस्टल प्लेन। इसमें आता है वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कोंकणी कोस्ट और दूसरा है मालाबार। तो आप अगर गोवा जाएंगे, गोवा की जो प्रमुख भाषा है, गोवा के जो वहाँ के मूल निवासी वो लोग कोंकणी में एक दूसरे से बात करेंगे, तो उसी से आप याद कर लीजिए ये होता है कोंकणी कोस्ट। अब उसके नीचे अगर आप मालाबार यानी कि केरला घूमने जाएंगे तो यहाँ पर आता है मालाबार। तो केरला को बोला जाता है कि हेवन ऑफ इंडिया, मतलब स्वर्ग माना गया है केरला को। तो मालाबार यहाँ पर है। अब हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट। तो बेसिकली ये नीचे तमिलनाडु से शुरू होता है और वेस्ट बंगाल तक जाता है। ये तमिलनाडु है, इसके ऊपर आएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आएगा उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर आएगा पश्चिम बंगाल। तो ये पूरा जो कोस्टल एरिया ये आ जाता है ईस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत। इसका एक प्रमुख कोस्ट है कोरोमंडल जो कि अपने तमिलनाडु से शुरू होता है और उड़ीसा तक जाता है। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है, वो है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में मौजूद है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, तो उसका उत्तर होगा चिल्का लेक। अब इसके अलावा उड़ीसा से एक और प्रश्न आता है जो कि हर बार हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा गया है। तो एक कछुआ होता है, कछुआ मतलब समुद्री कछुए की एक प्रमुख प्रजाति है ऑलिव रिडली टर्टल। ऑलिव रिडली टर्टल ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में, अर्थात ये लुप्त होने के कगार में है। तो इनको संरक्षण दिया जाता है उड़ीसा के गहिरमाथा बीच में। उड़ीसा अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो उसमें आपको उड़ीसा दिखाई देगा। तो उड़ीसा का जो गहिरमाथा बीच है वहाँ पर ऋषिकुल्या नदी फ्लो होती है, ऋषिकुल्या नदी। तो उसका जो ऋषिकुल्या नदी का जो मुँह है जहाँ से वो समुद्र की तरफ जाती है वहीं पर मौजूद है गहिरमाथा बीच। यहाँ हर साल जब इनका ऑलिव रिडली टर्टल का टाइम आता है अंडे देने का, तो लाखों करोड़ों की मात्रा में ये लोग इस गहिरमाथा बीच में अंडे देते हैं। और आप इंटरनेट में इसके बारे में ज़रूर पढ़िए। ये अब हम देखेंगे भारत के आइलैंड्स के बारे में। तो इसमें मुख्य तौर पे एक था अंडमान आइलैंड और दूसरा था यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड। इसके अलावा कुछ छोटे आइलैंड्स भी, जैसे कि हमने श्रीहरिकोटा के बारे में बताया गया था जो कि आंध्र प्रदेश के ही, ये आंध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न कोस्ट है इसी से थोड़ा दूर में ही समुद्र में एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, वो है श्रीहरिकोटा आइलैंड। तो ये इसरो भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ से हम भारत के बहुत से सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।